हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 36 है। 35 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी फायदेमंद है। बिकॉज इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो जो है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 36 तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम अब नज़दीक है, बिल्कुल 2-3 दिन बचा हुआ है। रिवीजन करते रहिए और जिन लोगों ने ये मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करें और प्रैक्टिस सेट नंबर 36 तक पहुंच जाए, ठीक है। 2 दिन में 2 दिन से कम में ही आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गॉल्गी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, अंतःव्ययी जालिका में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसको जो है कि कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कार्निया, रक्तक पटल, नेत्र श्लेष्मा, दृढ़ पटल। पूछा जा रहा है कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है कि सूज जाता है, ठीक है, और वो जो है कि गुलाबी हो जाता है। तो कौन सा अंग है? तो वो है आपका ये नेत्र श्लेष्मा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ये जो है कि सूज जाता है और ये गुलाबी हो जाता है। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सुपर कूलिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब अमोनिया क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जब अमोनियम क्लोराइड साल्ट पानी में घुलता है तो घोल का ताप जो क्या हो जाता है? वो घट जाता है। प्रतिक्रिया के द्वारा ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है और इस परिवर्तन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, मतलब कि ऊष्मा क्षेपी। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। भारत में परमाणु ऊर्जा की जो दीर्घकालीन संभावना है वो देश के किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो वो करती है थोरियम के भंडारों पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, थोरियम यह जो है कि एक रेडियो सक्रिय धातु है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है कि केरल के समुद्री तट है ना, वहीं मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, थोरियम निकाला कहाँ से जाता है? तो मोनाजाइट अयस्क से निकाला जाता है थोरियम, ठीक है। और थोरियम का उपयोग जो है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। किसी व्यक्ति तक गामा किरणें के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? कैरिज, रदरफोर्ड, रॉन्टगन, सभी विकल्प। किसी व्यक्ति तक गामा किरणें के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है रॉन्टगन से। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे में पर पहना जाता है। कमर, कलाई, कंधे, सिर। पूछा जा रहा है कि मैसूरू पेटा यह एक पारंपरिक पोशाक है और इसको पहना जाता है कहाँ पे? तो देखिए, अगर हम बात करें मैसूरू पेटा की तो ये जो है कि मैसूरू जिला और कोडागू जिले के लोग जो है कि मैसूरू पेटा नामक पगड़ी पहनने पर गर्व महसूस करते हैं। मतलब ये क्या है? ये एक पगड़ी है और ये सिर पर पहना जाता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी
तो ये रेशम और जरी में बिखरे सूती दुपट्टे के रंगीन टुकड़े से बना ये मैसूरू पेटा एक क्या है, क्लासिकल हेड गियर है, ठीक है। और ये लोग जो है कि शादियों जैसे विशेष अवसरों पे पहनते हैं ये, ठीक है। और ये एक पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है इन लोगों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह, मुदुंडा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, दिघी बंदरगाह। पूछा जा रहा है कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सिक्का बंदरगाह की, ठीक है, तो देखिए ये गुजरात के जामनगर जिला में है, ठीक है, तो ये भी गुजरात में है। अगर हम बात करें मुंद्रा बंदरगाह की, ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और जो मुंद्रा है कच्छ जिले में, ये कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पे ये सिचुएटेड है। अगर हम बात करें ओखा बंदरगाह की, ठीक है, तो ये गुजरात के देवभूमि द्वारिका में ये स्थित है। और दिघी बंदरगाह की बात करें हम, तो ये जो है कि भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में राजपुरी क्रीक के तट पर सिचुएटेड है। तो ये गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो राज्य से संबंधित है। केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए पूछा जा रहा है कि माहुरी यह एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो अगर हम बात करें माहुरी की, तो भारत के उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है और एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कहाँ से संबंधित है ये? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। देखिए ये अक्सर ना विवाह के समय में यह संगीत का एक हिस्सा होता है माहुरी, ठीक है। देखिए ऐसे ये राम नाटिका जैसे लोक थिएटरों में ये पाया जाता है माहुरी, ठीक है। अगर हम बात करें केरल का प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्र की, तो इसका कौन कौन सा है? तो इसका चेंडा, मदलुम और कुझुल, ठीक है, कुझल ये है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें इसका पारंपरिक वाद्य यंत्र, तो दमामा, दाम नघाट और गंजू, डोरू, नगाड़ा, ढोल, ये सब हिमाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो ये है इसका पारंपरिक वाद्य यंत्र, तो उजुकू, तप्पू, पोनू, ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश का है। बट माहुरी कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? उर्वरक, इस्पात, कपास, प्राकृतिक गैस। देखिए पूछा जा रहा है कि जो 8 कोर सेक्टर हैं उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो भारत के 8 कोर इंडस्ट्री हैं, ठीक है, कोर सेक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए कोयला है, मतलब कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, और रिफाइनरी प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये 8 जो है कि कोर सेक्टर हैं इंडिया के, ठीक है। कोर इंडस्ट्री बोल सकते हैं या कोर सेक्टर बोल सकते हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। देखिए उर्वरक भी है, इस्पात भी है और नेचुरल गैस भी है। 8 कोर सेक्टर में मतलब इंक्लूड है ये। बट अगर बात करें हम कपास की, तो ये हमारे जो 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं उसमें जो है कि ये नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कपास हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 8 मुख्य उद्योग की, तो इसका आधार वर्ष कब से है, ये कब माना जाता है? तो इसका आधार वर्ष 2011-12 माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो कोर सेक्टर है, जो 8 महत्वपूर्ण उद्योग है, उसका आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष जो है कि 2011 और 12 है, ठीक है। ये 8 याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कभी कभी आ जाता है ये। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर, 16 सितंबर, 12 सितंबर, 6 सितंबर। बात की जा रही है विश्व ओजोन डे की। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये देखिए मनाया जाता है 16 सितंबर को, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए ये जो है कि 1995 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1995 से। देखिए ये जो दिन है ना 16 सितंबर, ये जो है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की ये याद दिलाता है 16 सितंबर। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग कि अभी तो 2021 में जो मनाया गया विश्व ओजोन डे, ठीक है, नहीं 2022 की बताइए, ठीक है, 2022 में जो ओजोन डे मनाया गया 16 सितंबर को, तो इसका थीम क्या था? ठीक है, 2022 की मैं पूछ रहा हूँ। तो 2022 को जो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया गया, इसका थीम क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सुल्तान ऑफ जोहोर कब किस खेल का टूर्नामेंट है? बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का? पूछा जा रहा है कि सुल्तान ऑफ जोहोर कप ये जो है किस खेल का ये टूर्नामेंट है, ठीक है, ये किस खेल का है? तो देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है, तो ये हॉकी का है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को? पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? किसको दिया गया है? तो देखिए वो है आपका पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इन क्षेत्रों को जो है कि भारत की रोटी की टोकरी माना जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो पंजाब को भारत के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब को भारत के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करें चावल का कटोरा, तो पश्चिम बंगाल को माना जाता है, ठीक है। भारत में चावल का कटोरा जो है कि पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। किसाट नामक उपन्यास द्वारा लिखित है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, BS नयपाल? किसाट, ये किसाट नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सलमान रुश्दी के, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सलमान रुश्दी के द्वारा जो है कि ये किसाट नामक उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? छऊ, लेजिम, भवई, कलारी, पयाटू? पूछा जा रहा है कि कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मतलब कि मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो इसमें से कौन सा मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो ये है आपका तीसरा भवई। ये जो है कि गुजरात का एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? IMF, AIIB, FATF, ADB? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? कौन सा है? वो है आपका FATF। देखिए अगर FATF के बारे में बात करें हम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक अंतर सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना जो कि 1989 में किया गया था, ठीक है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका दो पर्पज है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मतलब जो गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है, गलत तरीके से पैसा बनाया जाता है, उसको रोकना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो आतंकवादी हैं उनको फंडिंग कौन करता है, उनकी फंडिंग को रोकना, ठीक है। ये जो है कि दो उद्देश्य जो है कि FATF के हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। अच्छा एक चीज बताइए, इसकी स्थापना तो 1989 में कर दी गई, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, और इसी मतलब FATF के ब्लैक लिस्ट में जो है कि बार बार जो है कि पाकिस्तान को डालने की बात की जाती है, ठीक है। अच्छा ये बताएंगे आप कि FATF के ब्लैक लिस्ट में कितने कंट्री का नाम है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें ब्लैक लिस्ट में कितने कंट्री का नाम है, उस कंट्री का नाम बताइएगा मुझे, ठीक है। बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। पूछा जा रहा है कि बैंक दर का क्या अर्थ है? देखिए अगर हम बात करें बैंक दर, देखिए बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत ही अल्पकालीन ऋण के रूप में पैसा उधार देता है, ठीक है, वो होता है आपका बैंक दर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंक दर का ये अर्थ होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तो देखिए ये है आपका असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट एवं नागांव जिले में स्थित है और यह एक जो है कि क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी इसको शामिल किया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अच्छा ये बताइए कि कब इसको जो है कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसको शामिल किया गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को? देखिए यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, बाघ भी पाए जाते हैं यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि कब इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। पूछा जा रहा है कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं? देखिए अगर हम बात करें, हिमालय से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन कौन? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 3 जो है कि प्रमुख नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है। देखिए ये जो ना, ये नदियां जो है ना, ये काफ़ी लंबी हैं और इसकी कई सहायक नदियां भी मतलब इनमें मिलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका सिंध, गंगा और कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां जो है कि हिमालय से आती है। देखिए ब्रह्मपुत्र है, सिंध तो है नहीं, गंगा है। तो पूछा जा रहा है कि हिमालयी नदी तंत्र का नदियां हैं कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, दूसरा और तीसरा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये तो हिमालय से निकलती है। देखिए प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी है? जो मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो यहाँ पे जो ये गोदावरी है और ये कावेरी है, ये कहाँ की नदियां हैं? ये तो नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी हुआ, कावेरी हुआ, कृष्णा हुआ, महानदी हुआ, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालयी नदियां कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये दोनों 2 और 3। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी। देखिए यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या अंतर होगा? देखिए ये जो है कि बढ़ जाएगी। देखिए नकद आरक्षित अनुपात यह एक बैंक की कुल जमा राशि का भाग है जिसे आरबीआई द्वारा बाद में तरल नकदी के रूप में, कोष के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। देखिए नकद कोषानुपात जितना अधिक होगा, बैंकों के पास तरलता उतनी ही कम होगी, और इसके विपरीत ही नकद कोषानुपात जितना कम होगा, बैंकों के पास तरलता उतनी ही अधिक होगी। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियां का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना? वैश्विक, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें संसाधनों पर क्या होता है? निजी अधिकार होता है। ठीक है, और आर्थिक गतिविधियां का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना। वो होता है क्या? वो होता है पूंजीवादी। इसमें क्या होता है कि ये निजी अधिकार होता है उनका, ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें लाभ अर्जित करना है, जो पूंजीवादी होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सांसद हैं, भारतीय सांसद है, उसके 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा। ये जो है कि जो संसद है उसके ये 3 अंग हैं। ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। देखिए जो 100 रुपये की नोट होती है, ठीक है,
उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर पता नहीं होगा तो आप लोग 100 रुपये के नोट पे देखिएगा कि इसके सिग्नेचर है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25। फेसबुक पे मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPSCS के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। देखिए, इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए, टेलीग्राम पे तो डेली ना डेली कुछ ना कुछ चीज़ें पोस्ट होती रहती है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट होती रहती है। तो आप लोग जो है कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जो है कि लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।